गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बेसिक की शिक्षिका वंदना अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 2 के बारे में। हम पहले ही आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अध्ययन कर चुके हैं और शिक्षण संग्रह के भाग 1 का वीडियो भी मैं पहले ही जारी कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं शिक्षण संग्रह या कंपेंडियम का भाग 2, जिसमें बताई गई हैं शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं। प्रभावी शिक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुओं में बताई गई हैं शिक्षण योजनाएं, शिक्षक डायरी, समय सारणी, लर्निंग आउटकम्स की सूची, उपयोगी TLM, नवाचार, प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां और इसके साथ ही विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग। तो हम प्रभावी शिक्षण कैसे कर सकते हैं, ये प्रोफेसर NK जंगीरा की पुस्तक है प्रभावी शिक्षक, उससे ये लिया गया है। तो बच्चों की जो शैक्षिक संप्राप्ति है उसका सीधा संबंध किससे होता है? कक्षा शिक्षण से। अगर हमारा कक्षा शिक्षण बहुत ही ज़्यादा रोचक और प्रभावी है तो निश्चित रूप से बच्चे उससे कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखते हैं। तो प्रभावी शिक्षण की संकल्पना सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होती है। प्रभावी शिक्षण के तरीके को अंग्रेजी के वर्णमाला के 26 अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहा गया है। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सरल, सहज और बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। अब ये किस तरीके से प्रयोग किया गया है इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि A फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसका मतलब ये है कि हम अपनी सीखने सिखाने की क्रिया में बच्चों की एक्टिव भागीदारी हेतु आवश्यक माहौल तैयार करें। B से मतलब है बिजी क्लासरूम, यानी कि जो हमारी कक्षा है वो इतनी व्यस्त हो कि बच्चे उसमें अलग अलग रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहें। C यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका मतलब है कि सहभागी अधिगम, इसमें बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूह में कार्य करके सीखते हैं। D फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन या कार्य प्रदर्शन, यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का मतलब है कक्षा में शिक्षक या बच्चे द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण के प्रयोग करने से है, मतलब उदाहरण का प्रत्यक्ष रूप करने से, यानी हम कोई भी मॉडल दिखा सकते हैं या फिर किसी उदाहरण के द्वारा किसी भी प्रकरण को अच्छे से समझा सकते हैं। E फॉर एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं, हमें यानी शिक्षकों को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में अपेक्षाएं रखनी चाहिए, यानी हमारा शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल हों। F फॉर फीडबैक या प्रतिपुष्टि, फीडबैक एक ऐसी जानकारी है जिससे हमारी यानी शिक्षक और बच्चे दोनों की समझ का पता चलता है। यानी कि फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हमने जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीचिंग की थी वो हमें किस सीमा तक प्राप्त हुआ और अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो हम उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। G फॉर गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण की जो रूपरेखा है वो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है, यानी कि यहाँ पर हमें अपने लक्ष्य और कार्य के बारे में बिल्कुल ही स्पष्ट रहना चाहिए। H फॉर ह्यूमर, यानी कि प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास का यानी खुशी का, आनंद का, प्रसन्नता का माहौल होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम लगातार टीचिंग करते रहें और हमारे बच्चे बोर हो जाएं, नीरस वातावरण बन जाए। I फॉर इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सभी की योग्यताएं और ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए प्रभावी शिक्षण के लिए हमें सभी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यता और आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य करना चाहिए। J फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम पत्रिका, प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि उनको कितना समझ में आया और कितने उनको और सहयोग की
आवश्यकता है, ऐसा हम उनको डेट वाइज लिखवा सकते हैं उनकी किसी कॉपी में। के फॉर नोइंग द लर्नर, यानी अधिगमकर्ता को जानिए। अधिगमकर्ता कौन है यहाँ पर? बच्चे। तो हमें बच्चों के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम पर उनकी स्थिति और उनकी रुचि को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी हम प्रभावी शिक्षण कर पाएंगे। एल फॉर लिंकिंग लर्निंग, यानी अधिगम, संबंध, स्थापन। सीखने की प्रक्रिया विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध और स्थापना पर निर्भर करती है, यानी कि ये एकदम सरल रेखा में नहीं होता, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो शिक्षण योजना बनाते समय हमें सीखने के क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की व्यवस्था। यह प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है, यानी कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में अगर हम प्रयोग करें तो शिक्षण कार्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और सफल होगा। इसमें हमें क्या करना है? बच्चों को जो उनकी बैठक व्यवस्था है उसको हम लर्निंग आउटकम के आधार पर तय कर सकते हैं। जैसे हमें तत्वों के नाम और उनके प्रतीक सिखाने हैं, तो हम बच्चों को उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसी प्रकार से बिठा सकते हैं। जैसे 1 रोल नंबर यानी कि H, 2 यानी कि HE, 3 यानी कि LI, इस तरह से हम उनको अलग अलग संख्या के अकॉर्डिंग बिठा सकते हैं। N फॉर निगोशिएशन या परस्पर बातचीत। बातचीत एक ऐसा तरीका है जिससे हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और ये आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो बच्चे बड़ी खुशी खुशी उस पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी उत्सुकता जगाते हैं। तो हमें परस्पर बातचीत का सहयोग लेना चाहिए प्रभावी शिक्षण के लिए। ओ फॉर आउटडोर लर्निंग, इसका मतलब है कि हम बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा के बाहर ले जा सकते हैं। कक्षा के बाहर ले जाकर भी उनको कुछ गतिविधि कराई जा सकती है जिससे बच्चे किसी भी चीज़ को स्थायी रूप से सीख सकें। पी फॉर प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, यानी प्रशंसा और प्रोत्साहन। हम सभी जानते हैं कि प्रशंसा और प्रोत्साहन बच्चों को फीडबैक देने के एक प्रभावकारी उपाय हैं। यानी कि हम अगर मुस्कुरा दें, उनको पीठ थपथपा दें, उनको शाबाशी दे दें, तो हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे सर ने या मैडम ने शाबाशी दी है। तो हम बच्चों के प्रयत्न और उनकी उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें हमेशा उनकी प्रशंसा अवश्य करें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। क्यू फॉर क्विज, यानी प्रश्नोत्तरी या पहेली। प्रश्नोत्तरी और पहेली जानने के लिए बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं और ये बच्चों की अधिगम की प्रगति का आकलन करने में बहुत ही सहायक है। और ये दोनों तरीके से हो सकता है, मौखिक भी और लिखित भी। नेक्स्ट है आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, यानी अधिगम का स्वदायित्व, स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण। ये स्वदायित्व बोध क्षमता पर आधारित होते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं, वो सीखने में ज़्यादा सफल होते हैं। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, वे स्व अधिगम यानी सेल्फ लर्निंग हेतु शिक्षक के स्व दायित्व उपयोगी होते हैं। तो हमें बच्चों को ये समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनकी सफलता उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है। हमें बच्चों में ये जिम्मेदारी जागृत करनी चाहिए कि वो बिना किसी के रोके टोके घर जाकर भी अपने आप अपने स्व अध्ययन को जारी रखें। एस फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस, यानी सफलता का अनुभव। सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यानी सफलता सीखने वाले के पूर्व ज्ञान, काम पूरा करने के लिए उपलब्ध समय और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर आधारित होती है। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए और बहुत ही विश्वास के साथ, तो उनकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। यानी कि जब आशा और विश्वास के साथ हम कुछ भी सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसे सीखने में सफल हो जाते हैं। टी फॉर टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, यानी कि दल शिक्षण। टीम टीचिंग का मतलब है दल शिक्षण, एक समूह के रूप में शिक्षण और सहयोगी प्रयास। तो कई सारे विषय ऐसे होते हैं जिसमें हमें दल शिक्षण के लिए सहयोगी प्रयास की आवश्यकता होती है। और ये जो टीम टीचिंग है, ये सभी शिक्षकों और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभप्रद है। इसमें हमें क्या करना है, हमें सभी शिक्षकों और अभिभावकों के साथ साथ समुदाय के अन्य सहयोगियों का
जो अन्य सदस्य हैं उनका भी सहयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये हम कब ले सकते हैं, जैसे हमने विद्यालय स्तर पर कोई वार्षिक कार्यक्रम किया या हमने कोई शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, तो उस समय हम आपस में अपने शिक्षक और बच्चों के अलावा अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग भी ले सकते हैं। यू फॉर अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, यानी अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कक्षा शिक्षण के दौरान हमें कुछ अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में उन तरीकों का जानना, समझना और उनका कक्षा में प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है जिनसे ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके और कक्षा शिक्षण भी प्रभावित ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर शिक्षण के दौरान हमसे कोई गलती होगी तो हम उसे स्वीकार करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए और हम बच्चों को किसी और सुविधाजनक दिन भी उस बिंदु पर आगे बातचीत करने के लिए कह सकते हैं। और कभी कभी कुछ अनअपेक्षित प्रसंग आ जाते हैं तो उनको हमें विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है वी फॉर वैरायटी, यानी कि विविधता। तो प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभवों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। यानी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए या फिर उनकी किसी भी व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक विविधतापूर्ण अनुभव अपनी टीचिंग में शामिल करने चाहिए, तभी जो हमारा कक्षा शिक्षण है वो प्रभावी होगा। जैसे कभी हम देखते हैं कि बच्चे थक चुके हैं, कक्षा में पढ़ते पढ़ते वो थक चुके हैं और वो हमारी बातें ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, तो हमें अपना व्यवहार, अपनी मुद्रा, अपनी गतिविधि में परिवर्तन करना चाहिए और कोई नवाचार करके दिखाना चाहिए या फिर हम कोई दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके उन्हें दोबारा से सीखने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। डब्ल्यू फॉर वर्किंग एटमॉस्फेयर, यानी अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ, यानी कि ये एक बहुत ही प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक घटक है। इसके दो प्रमुख अंग हैं, एक तो कक्षा का वातावरण जो बच्चों को सीखने में व्यस्त रखता है और दूसरा बच्चों के विचार और संसाधनों की भागीदारी जो उन्हें कामकाजी और रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए योग्य बनाता है। तो हमें कक्षा का वातावरण इस प्रकार रखना चाहिए कि बच्चे उसमें सीखने के लिए अधिक से अधिक उत्साहपूर्वक भाग लें, यानी कि उनके सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हमारे कक्षा कक्ष में होनी चाहिए। एक्स फॉर एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन हेतु परीक्षण। तो एक टीचर को एक्सरे टेक्नीशियन की तरह ही बच्चों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम निरंतर आकलन करेंगे यानी सतत और व्यापक आकलन उनका करेंगे तो बच्चों की प्रगति का तत्काल पता चल जाएगा। और अगर किसी बच्चे को किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में परेशानी है तो हम तुरंत उसकी समस्या को दूर करके उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पर उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। वाई फॉर यू यानी कि टीचर, यानी कि हम खुद। हम अपनी कक्षा में प्रभावी शिक्षण की कुंजी हैं। हम ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधि का अवलोकन, आकलन और मूल्यांकन करते हैं। तो प्रभावी टीचिंग के लिए हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना आवश्यक है। इसके लिए हम बच्चों में अलग अलग प्रकार की शैक्षिक गतिविधि और नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं और हम बच्चों से बातचीत करके, प्रश्न पूछ के, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करके, स्व अधिगम और स्व मूल्यांकन का अवसर देकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जेड फॉर ज़ील, यानी कि जोश और उमंग। तो प्रभावी शिक्षण के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग के साथ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो जोशीला शिक्षक होता है वो अपनी कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की योग्यता रखता है और जिससे वो अपने प्रभावी और रोचक शिक्षण के द्वारा सभी बच्चों को विषयवार लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति करा सकता है। तो ये थी हमारी A to Z अल्फ़ाबेटिकल प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। अब हम आगे देखते हैं कि शिक्षण योजना क्या, क्यों और कैसे होनी चाहिए। तो भाई देखो, टीचिंग के लिए शिक्षण योजना का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ शिक्षण तो शिक्षण योजना बनाकर कार्य करते हैं जबकि कुछ बिना योजना के। तो जो बिना योजना के कार्य किया जाता है उसमें जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है। देखो, जैसे क्या हो रहा है, किताब खोलो, बच्चों की प्रतिक्रिया क्या है, कुछ ने खोली कुछ ने नहीं। अब फिर वो पूछेंगे अच्छा अब कौन सी
कौन क्या पढ़ोगे इसमें, तो बच्चे कुछ परेशान से हैं भाई, कोई कुछ चाहता है पढ़ना, कोई कुछ चाहता है। तो इसके लिए हमें शिक्षण योजना बना के ही कक्षा में जाना चाहिए, क्योंकि जब हमें पहले से पता होगा कि हमें आज ये पाठ पढ़ाना है, तो हम बच्चों से बातचीत के थ्रू उस पाठ को पढ़ा सकते हैं, उस पाठ को पढ़ने के लिए उन्हें उत्सुक करा सकते हैं। और हम सीधे सीधे अगर हमारी शिक्षण योजना बनी है तो हमें ये पता होगा कि हमें आज बच्चों को इस लर्निंग आउटकम पे आधारित इस टॉपिक की शिक्षा देनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शिक्षण योजना बनाने के बाद ही कक्षा में जाएं। अब शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें क्रियाकलाप, गतिविधि, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन और आगे की योजना का क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण होता है। तो शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं? भाई सबसे पहला बिंदु है इसका चयनित लर्निंग आउटकम, यानी कि हमें सबसे पहले तो उस लर्निंग आउटकम का चयन करना है जिस पर हमें बच्चों को कार्य कराना, या जो हमें बच्चों को जो लर्निंग आउटकम आज प्राप्त कराना है। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है कि फिर उस लर्निंग आउटकम के आधार पर हमें गतिविधि और सामग्री का चयन करना है। तीसरा है कि फिर हमें जो विभिन्न चरण है उस शिक्षण योजना के, उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण करना है कि कितना समय हमें पढ़ाने में देना है, कितना हमें गतिविधि में देना है, और फिर कितना हमें उसका फीडबैक लेने में या उसका आकलन करने में देना है। नेक्स्ट जो बिंदु होगा वो होगा कि शिक्षण योजना में हमें सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है, यानी कि हम जब शिक्षण योजना बनाएंगे तो उसमें हमें सब बच्चों का ध्यान रखना है, जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है उनका भी, और जो बच्चे कम बोलते हैं, कम प्रतिभा करते हैं, उनका भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन और आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना, यानी कि हमने शिक्षण योजना बना ली, फिर हमने उस पर आधारित कार्य कर लिया। अब अगर हमें लगा कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, वो उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिसके लिए हमने शिक्षण योजना बनाई थी, तो हमें अपनी शिक्षण योजना में परिवर्तन करके उसको और अधिकाधिक उपयोगी बना सकते हैं। और फिर है शिक्षण की रोचकता, यानी हम अपनी शिक्षण योजना में गतिविधि का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चों के स्तर और रुचि के अनुकूल हो और बहुत ज़्यादा आनंददायी हो, ताकि बच्चे रुचि लेते हुए उसमें पार्टिसिपेट करें। एक जो चीज़ है इसमें वो है शिक्षक डायरी। भाई शिक्षक डायरी क्या है? हम बच्चों के साथ प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में जो शिक्षक डायरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी शिक्षक डायरी में बच्चों की अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के बारे में, शिक्षण के तरीकों के विषय में प्राप्त फीडबैक और अपनी कक्ष की रणनीतियों की समीक्षा करके और अधिक शिक्षण योजना तैयार करने के लिए जो जरूरी बिंदु हैं उनको अंकित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसमें हम अपने कार्य के संबंध में स्वयं की योजना बनाते हैं। हम ये लिखते हैं कि हम लर्निंग आउटकम्स को अपनी सुविधा के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार अलग अलग विभाजित करते हैं और फिर उसके अनुसार गतिविधियां निर्धारित करके शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण डायरी का स्वरूप, तो इसके 5 भाग होंगे। पहला भाग होगा इसका मुख्य पृष्ठ, जिसमें शिक्षक से संबंधित जानकारी होगी। दूसरे भाग में होगी शिक्षण योजना का प्रारूप। तीसरे भाग में होगा शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण। तीसरा होगा रिक्त प्रारूप होगा, जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे। और ये चौथा होगा जिसमें शिक्षण कार्यों का हम संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण लिखेंगे। और 5वें में 10 रिक्त पन्ने मिलेंगे, जिसमें हम आवश्यकता अनुसार विभिन्न सूचनाओं को अंकित कर सकते हैं। तो ये हुई शिक्षक डायरी की बात। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्यालय में आईसीटी उपयोग के क्षेत्र, यानी विद्यालय में हम आईसीटी को कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। भाई देखो, कक्षा शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास, विद्यालय प्रबंधन, सूचना प्रबंधन, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षण, लर्निंग असेसमेंट और गतिविधियों के संचालन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय में प्रयुक्त होने वाले आईसीटी संसाधन वो हैं मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, रेडियो, प्रोजेक्टर, टीवी, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट बोर्ड। इन सब के प्रयोग से हम विद्यालय में बहुत ज़्यादा उपयोगी तरीके से प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक विद्यालय भवन।
तो ये है सीखने में सहायक, इसको बाला नाम दिया गया है। बाला यानी कि बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, सीखने में सहायक। तो विद्यालय में, जैसा कि हमने इसके पार्ट 1 में चर्चा की थी, कि विद्यालय में जो भौतिक परिवेश है उसको आकर्षक बनाना आज के समय की मांग है, क्योंकि अगर विद्यालय का आकर्षक भौतिक परिवेश होगा तो बच्चे सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो इस विद्यालय, आकर्षक विद्यालय भवन, मिड डे मील संबंधी चीज़ें हम दीवारों पर लिखवा सकते हैं। कक्षा कक्ष में हम महापुरुषों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं के चित्र लगवा सकते हैं। खेल सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, ये देखिए इस तरीके से हम अपने विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुंदर बनाकर बच्चों के लिए उसको बहुत ही उपयोगी और रोचक बना सकते हैं। जैसे विद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय में जो पुस्तकालय है वो इसलिए होता है कि बच्चे अपनी जो पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ और नया सीखने के लिए प्रेरित हों, और ये सभी विद्यालयों में अब तो लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई है। विद्यालय, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे प्रभावी शिक्षण के लिए, कि एक शिक्षक को पुस्तकालय का प्रभारी बनाया जाए। छात्रों के मध्य भी 3 छात्रों की पुस्तकालय समिति बनाई जाए, जिसकी स्पष्ट जिम्मेदारियां हों कि पुस्तक के क्रमांक के अनुसार उसका स्थान निर्धारित करना, पुस्तक की सुरक्षा का ध्यान रखना और शिक्षकों को भी पुस्तकालय प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरीके से हम पुस्तकालय का प्रयोग कर सकते हैं। वही दूसरा है हमारा प्रयोगशाला। तो आजकल जो साइंस लैब किट दी गई है हर विद्यालय में, तो उसमें हम जो बच्चों के आसपास मौजूद वस्तुएं हैं, गुब्बारे, रंगों के घोल, पाइप, बोतल, पंप, अनाजों के बीज, इन सब के प्रयोग के द्वारा हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। इनका हमें संकलन और संग्रह करना चाहिए अपनी लैब में। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं विज्ञान गणित किट की उपलब्धता। तो ये जूनियर क्लासेस के लिए विज्ञान और गणित किट की उपलब्धता कराई गई है। इसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM भी कहते हैं। कई बार ये किट के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जैसे विज्ञान या गणित विषयों में। इसके प्रयोग से शिक्षक को पढ़ाने में सुगमता होती है, तो बच्चों का सीखना स्थायी हो जाता है। बैठक व्यवस्था, ये भी प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि हमारी जो बच्चों की जो उचित बैठक व्यवस्था है वो इस प्रकार से हो, जैसे विद्यालय प्रमुख यानी प्रधान अध्यापक वो बच्चों के बैठने की व्यवस्था कक्षावार करें। जो कक्षा अध्यापक है वो उपस्थिति के समय उपयुक्त बैठक व्यवस्था करें। शिक्षक जब वो कक्षा शिक्षण के समय आएँ तो वो अपने विषय के अनुसार और गतिविधि के अनुसार व्यवस्था करें। वैसे ही कक्षा का जो मॉनिटर होगा वो कक्षा शिक्षण के समय बैठक व्यवस्था बनाने में शिक्षक की मदद करे। और MDM समिति है वो मध्याह्न भोजन वितरण के समय बच्चों को विद्यालय में उपलब्ध जगह के अनुसार बैठने में सहयोग करे। इसके लिए 2 प्रकार की व्यवस्था को उचित माना गया है। एक तो अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना, ये तब उपयुक्त है जब हमारे पास इसके लिए पर्याप्त जगह हो, या जब हम बच्चों के साथ बात कर रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो या कहानियाँ सुना रहे हो। दूसरा होता है छोटे समूह में बिठाना। ये उस समय महत्वपूर्ण है जब बच्चों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, यानी किसी अवधारणा पर बच्चों द्वारा आपस में विचार विमर्श करने, किसी प्रश्न को हल करने या किसी समस्या का समाधान ढूंढने के समय यह वाली व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती है। एक है इसमें सामुदायिक ज्ञान का उपयोग, यानी कि हमारे आसपास सामुदायिक ज्ञान के स्रोत कई रूप में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे आसपास के क्षेत्र में पुरस्कृत व्यक्तित्व, खिलाड़ी, कलाकार, रचनाकार या कोई पपेट्री शो से जुड़े लोग हो सकते हैं, चित्रकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, खास क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले लोग, वो ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मिट्टी से बर्तन बनाने वाले, कृषि कार्य करने वाले, सिलाई या हेयर कटिंग जैसे उद्यमों से जुड़े हुए लोग। तो हम ऐसे लोगों के क्षेत्रों से संबंधित बातें बच्चों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम उन लोगों को अपने विद्यालय में बच्चों से बात करने के लिए और अपने क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के बारे में बताने के लिए उन्हें अपने विद्यालय में आमंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम सामुदायिक ज्ञान का उपयोग अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हरि मोहन है, वो जुगाड़ी मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनकी कक्षाएं विद्यालय के अंदर से ज़्यादा बाहर चलती हैं। कभी पड़ोस के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के यहाँ, तो कभी किसान के पास, कभी किसी डाक खाने में, तो कभी किसी स्थानीय कलाकार का इंटरव्यू लेते दिखाई देते बच्चों के रूप में। तो क्या इस तरीके से हम नहीं कर सकते? हम भी अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों को अपने विद्यालय में आमंत्रित करके उनको विद्यालय से जोड़ सकते हैं।
तो समुदाय को विद्यालय से कैसे जोड़ें, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारे बहुत सारे विद्यालयों को जूझना पड़ता है, क्योंकि लगातार निर्देश के बावजूद भी हम में से अधिकांश शिक्षक अभी भी अपने विद्यालयों को समुदाय से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम किन्हीं राष्ट्रीय पर्व और सभाओं में जो विद्यालय आते हैं अभिभावक, वो सिर्फ क्या करते हैं, मूक दर्शक की तरह बैठे रहते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पास जब भी वो आएँ तो हम उन्हें उनकी जो भी वो कार्य करते हैं उससे संबंधित कोई भी बात बताने के लिए, बच्चों को कोई भी बात बताने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो समुदाय है वो भी हमारे विद्यालय से जुड़ जाएगा, और इस बार इसमें बच्चों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है जिनको हमने आमंत्रित किया है उनका भी कोई बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता है, तो वो बच्चा भी खुश होगा कि आज मेरे पापा हमारी कक्षा में कुछ बातें बताएंगे, और बाकी बच्चे भी उत्साहित होंगे कि भाई कल को हम भी अपने पापा को या चाचा को बुला कर लाएंगे और वो भी मेरी क्लास के बच्चों को अपने बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो इस तरह हम समुदाय को विद्यालय से जोड़ सकते हैं। तो ये था पार्ट 2, ये थोड़ा लेंदी था। आगे फिर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।